A very good morning to all of you. Today I am going to discuss the remaining topics of your chapter life processes. But before that, let us quickly check what we have discussed in this chapter till now. Till now, I have discussed what are the basic life processes which are required for the survival of a living being. इसमें सबसे पहले मैंने आपका डिस्कस किया था न्यूट्रिशन. अब बेटा न्यूट्रिशन में आपको न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है वो मैंने डिस्कस किया. ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया. उसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस है वो डिस्कस किया. एंड देन द मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. आफ्टर दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ क्लोरोफिल. फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटी है 6.1 वो डिस्कस की आपकी, जिसमें स्टार्च टेस्ट आपका होता है. इसके बाद CO2 विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. फिर इससे रिलेटेड आपकी एक्टिविटी 6.2 भी डिस्कस की. और स्टोमेटा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन आता है स्टोमेटा से, ये डिस्कस कर चुका हूँ. देन द वाटर. उसके बाद आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिस्कस किया. इसमें सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. वी ह्यूमन बींग्स अंडरगो होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो ये आपका सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ. इसके बाद बेटा आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने डिस्कस किया. न्यूट्रिशन इन अमीबा में इसके जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, दैट ऑल आई डिस्कस्ड विद यू. इसके बाद बेटा आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस किया कि कैसे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता है. एंड इसमें आपका माउथ, स्टमक, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हमने डिस्कस किया. दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. इसके बाद आपका यूजेस ऑफ HCl बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट द सेकेंड लाइफ प्रोसेस, दैट इज़ योर रेस्पिरेशन, मैंने डिस्कस किया. एंड इसमें सबसे पहले आपका ग्लूकोज को किन डिफरेंट पाथवेज से वी कैन ब्रेक, तो वो हमने किया. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. इसके बाद बेटा आपका स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन मैंने आपको बताए. एंड आफ्टर दैट आपकी एक्टिविटी 6.4 मैंने डिस्कस की, जो लाइम वाटर से रिलेटेड है. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, उससे रिलेटेड, तो ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है. आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो एक्टिविटीज़ है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर भी जो एग्ज़ाम हुए उसमें भी क्वेश्चंस बने हैं, और मे बी आपके एग्ज़ाम के टाइम पे भी आई होप कि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, कोई नहीं छोड़नी है आपको. इसके बाद बेटा आपकी एक्टिविटी 6.5 डिस्कस की थी मैंने. फिर एरोबिक एंड एनएरोबिक में आपके डिफरेंसेस डिस्कस किए. एंड आफ्टर दैट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो इसके सारे जो पार्ट्स थे मैंने आपके डिस्कस कर लिए हैं. लेरिंग्स, फेरिंग्स, आपके नोस्ट्रिल्स, उसके बाद आपका ट्रैकिया, लंग्स, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ. इसमें आपको ध्यान रखना है एल्वियोली वाला जो आपका पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है. बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ना एल्वियोली का, बहुत इंपॉर्टेंट है. दे प्रोवाइड द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आपका नाउ लेट अस मूव ऑन टू द रिमेनिंग टॉपिक, एंड दैट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं आपका. सो ट्रांसपोर्टेशन में आपका क्या है, लेट अस सी. इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ कैरिड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जैसे आपका न्यूट्रिशन में एलिमेंट्री कैनाल होता है ह्यूमन बींग्स में, वो कैरी आउट करता है. आपका रेस्पिरेटरी आपका पूरा सिस्टम है वो कैरी आउट करता है. ऐसे ही बेटा ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बींग्स में होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी आउट करता है. अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किन के कॉम्बिनेशन से बना होता है, तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम आपका 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना है. फर्स्ट इज़ योर ट्यूब्स. ट्यूब्स में बेटा आपके ब्लड वेसल्स को ट्यूब्स बोलते हैं. ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ आ जाती है. अब ये सब आपकी जो नस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना नसें, उनको कहते हैं आपके ब्लड वेसल्स, ठीक है. आफ्टर दैट हार्ट.
हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो हार्ट की हेल्प से ही होती है। आफ्टर दैट इज़ योर ब्लड। ऑब्वियसली ब्लड इज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। आपकी बॉडी में जो भी सब्सटेंसेस क्विकली हमें ट्रांसपोर्ट करने वो ब्लड की हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज़ योर लिम्फ। लिम्फ के बारे में भी आपको बताऊंगा, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ट्रांसपोर्टेशन कैरी आउट करता है। 4 मेजर कंपोनेंट्स इसके होते हैं। फर्स्ट इज़ योर ट्यूब्स, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स आते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। उसके बाद आपका हार्ट जो कि आपके ब्लड को सर्कुलेट करेगा, और लिम्फ होता है आपका। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं आपका, सबसे पहले ब्लड को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ब्लड में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एग्जैक्टली ब्लड। तो बेटा ब्लड आपका होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक टिश्यू है। आपने क्लास 9th चैप्टर, आपके क्लास 9th में एक चैप्टर होता था टिश्यू, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते थे, वहाँ पे ब्लड मेंशन होता था आपके कनेक्टिव टिश्यू में। सो इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, आपको याद रखना है। पूछा जाता है, आपके एनटीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको ब्लड पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आपका ब्लड 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको लोग प्योर ब्लड भी बोलते हैं, बट हमें याद रखना है प्योर ब्लड नहीं, हमें बोलना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा हो। आफ्टर दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको कुछ लोग इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज़ करना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो CO2 को कैरी कर रहा हो, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। अब जो ब्लड होता है, हमें डेफिनेशन पता चल गई ये कितने टाइप्स का होता है। अब ये जो ब्लड होता है ये बना किससे होता है? तो बेटा ब्लड बना होता है आपके प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स से। अब ये ब्लड कॉर्पसल्स क्या होते हैं? ब्लड कॉर्पसल्स बेटा आपके RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स को बोला जाता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपके ब्लड कॉर्पसल्स बनते हैं। तो आपका ब्लड 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। एंड ब्लड कॉर्पसल्स आपका 3 टाइप का होता है, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद योर प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? तो बेटा सबसे पहले प्लाज्मा आपको ये पता होना चाहिए, आपके ब्लड का 55% जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा ही होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा किस कलर का होता है। तो प्लाज्मा आपका पेल येलो कलर का होता है, मतलब येलोइश कलर होता है इसका। अब ये कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है? अब बेटा आपके जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। एसिडिक वो होते हैं बेटा जिसका pH 7 से कम होता है, और बेसिक वो होते हैं जिनका pH 7 से ज़्यादा होता है। तो प्लाज्मा का pH होता है 7.4, इसलिए इनको बेसिक कहते हैं। बेसिक मतलब एल्कलाइन, एल्कलाइन दूसरा नाम होता है बेसिक मटेरियल्स का। तो प्लाज्मा क्या होता है, एल्कलाइन होता है या बेसिक होता है? pH होता है 7.4। इसके बाद प्लाज्मा का काम क्या होता है आपके ब्लड में? तो बेटा इसका काम होता है, इट कैरीज फूड, CO2 एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं, कई बार बॉडी में कुछ वेस्ट होते हैं नाइट्रोजीनियस, उनको भी ये कैरी आउट करने में हेल्प करता है। इसके बाद अब ये जो प्लाज्मा होता है ये किससे बना होता है? क्योंकि ब्लड का पार्ट प्लाज्मा है, प्लाज्मा भी तो किसी चीज़ से बना होगा। तो प्लाज्मा आपका बना होता है, प्लाज्मा में 92% तो वाटर ही होता है, और 8% कुछ और चीज़ें होती है, जैसे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, कुछ सोल्ट्स होते हैं एंड एटसेट्रा। तो प्लाज्मा आपका 92% वाटर प्लस में 8% बाकी सब्सटेंसेस होते हैं। अब प्लाज्मा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, एक तो ये काफ़ी चीज़ों को कैरी आउट करने में हेल्प करता है, बट उसके अलावा इसके पास एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हेपरिन बोलते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स हेपरिन। अब हेपरिन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है अपने ब्लड में, और वो क्या है बेटा? हेपरिन होता है आपका एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट वो मटेरियल होता है जो किसी चीज़ को जमने से रोकता है, फ्रीज करने से रोकता है। तो आपका हेपरिन, इट डज नॉट अलाउ ब्लड टू कोगुलेट इनसाइड ब्लड वेसल, मतलब आपका जो ब्लड है उसको थिक नहीं होने देता, उसको एक तरह से फ्रीज नहीं होने देता, ठीक है। तो आपके ब्लड को कोगुलेट करने से रोकता है हेपरिन। अगर किसी की बॉडी में हेपरिन की कमी है
तो उसका ब्लड थिक हो जाएगा और वो कोगुलेट करने लग जाएगा, वो जमने लग जाएगा, उससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हेपरिन प्लाज्मा के अंदर होता है जो ब्लड को कोगुलेट करने से, मतलब थिक होने से या फ्रीज होने से रोकता है। इसके बाद आती है आपका नेक्स्ट जो मटेरियल है आपका ब्लड का पार्ट है, दैट इज़ योर ब्लड कॉर्पसल्स। अब बेटा ब्लड कॉर्पसल्स सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बनते कहाँ है। ब्लड कॉर्पसल्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं। तो ब्लड कॉर्पसल्स बनते हैं आपके बोन मैरो में। अब ये बोन मैरो कहाँ होता है? तो बेटा बोन मैरो आपकी जो बोन्स होती है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। आपकी जो बोन्स होती है बॉडी में उनके सेंटर में प्रेजेंट होता है बोन मैरो, और यहीं पे आपका ब्लड कॉर्पसल्स बनते हैं। अब सबसे पहला जो आपका ब्लड कॉर्पसल्स है दैट इज़ योर आरबीसी। आरबीसी बेटा फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। लोग इसको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, दोनों करेक्ट होते हैं, बट अगर एक बायोलॉजिस्ट से पूछे तो उसके लिए जो करेक्ट फुल फॉर्म है दैट इज़ रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अब बेटा आरबीसी का एक और नाम होता है बायोलॉजी में जिसको हम कहते हैं अर्थ्रोसाइट्स। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि अर्थ्रोसाइट्स किन को बोला जाता है, तो आरबीसीज़ को बोलते हैं। अब बेटा आरबीसीज़ की काम क्या होता है और क्या खासियत होती है? तो बेटा आरबीसी का जो वर्क है दैट इज़ टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करता है। एंड इसकी एक क्वालिटी ये है कि इट डज़ नॉट कंटेन न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है आरबीसीज़ के पास न्यूक्लियस खुद का प्रेजेंट नहीं होता है। अब आरबीसीज़ की शेप कैसी होती है, दिखते कैसे हैं? तो दे आर सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। तो सर्कुलर शेप, सर्कुलर होते हुए साथ साथ बाइकॉनकेव। कॉनकेव आपने अभी लाइट वाले चैप्टर में कॉनकेव पढ़ा ही है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको शो करता हूँ इसकी शेप कैसी होती है। सो हेयर यू कैन सी द शेप ऑफ आरबीसी। बेटा सर्कुलर शेप का है ये, और देखो साथ साथ अंदर की तरफ कर्व्ड है, तो सर्कुलर एंड कॉनकेव शेप होती है इसकी। तो इस तरह के कुछ आपके दिखते हैं आरबीसीज, ठीक है। नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट। अब बारी आती है बेटा, जैसे आपका प्लाज्मा आपके फूड को, CO2 इनको कैरी करने में हेल्प आउट करता था, उसके पास हेपरिन प्रेजेंट होता था, ऐसे ही आरबीसी के पास क्या प्रेजेंट होता है और ये किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? तो बेटा आरबीसी आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस में इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं। आपका जो ब्लड का रेड कलर होता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आपके ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करने में हेल्प आउट करता है। तो वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन। अब जो मेल होते हैं उनमें हेमोग्लोबिन, जो एवरेज हेमोग्लोबिन होना चाहिए उसकी वैल्यू होती है बेटा 15 मिलीग्राम पर 100 ml। मतलब अगर 100 ml ब्लड हम लेते हैं तो उसमें 15 मिलीग्राम आपको हेमोग्लोबिन मिल जाएगा ऑन एन एवरेज इन द मेल्स, और फीमेल में यही होता है 12 से 13 मिलीग्राम पर 100 ml। अब सबसे ज़रूरी क्वेश्चन आ रहा है बेटा, दैट इज़ योर व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ आरबीसी। आरबीसी कितनी देर तक, कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकती है? तो बेटा इसका लाइफ टाइम होता है 120 डेज़। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है, 120 डेज़ होती है बेटा। अब आरबीसीज होती है, ये कभी तो इनकी डेथ होती होगी बेटा, ये मरते होंगी। तो ये कहाँ पे मरती है? तो वो होती है बेटा स्प्लिन में। तो स्प्लिन बेटा एक आपका ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन क्या, इसको वैसे ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ये आपका जो एब्डोमेन एरिया होता है, एब्डोमेन मतलब जिनको एब्स बोलते हो आप लोग, उसके लेफ्ट पार्ट में होता है, ऊपर की तरफ स्टमक के पास, ठीक है। और पर्पल कलर का होता है ये स्प्लिन। तो ये ग्लैंड है और यहाँ पे आपकी आरबीसीज की डेथ होती है, मतलब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में मैंने भी देखा है क्योंकि मैं दे चुका हूँ। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है, विच इज़ कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आपको क्लिक करना होता है स्प्लिन के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा बेटा स्प्लिन का एक और काम होता है, इट ऑल्सो स्टोर्स फ्रेश आरबीसी फॉर इमरजेंसी। तो आरबीसी की डेथ भी यहाँ पे होती है, प्लस में अगर आरबीसीज़ को स्टोर करना है तो स्टोर भी यहाँ किया जा सकता है आरबीसीज़ को।
तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, इस वजह से इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं बॉडी का, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश आरबीसीज को स्टोर भी कर सकता है। तो स्प्लिन के दो नाम है बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्योंकि यहाँ पे आरबीसीज की डेथ होती है, प्लस में इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे फ्रेश जो आरबीसीज बनती है उनको स्टोर भी किया जा सकता है फॉर द इमरजेंसी पर्पस, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ योर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की तरफ चलते हैं बेटा। डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म होती है बेटा वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इनका जो बायोलॉजी में नेम होता है या साइंटिफिक नेम आप बोलो वो होता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। कलरलेस होती है बेटा आरबीसीज, और आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज आपकी कलरलेस होती है एंड इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं था, इनके पास प्रेजेंट होता है। आरबीसीज रेड कलर की थी बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन, अब इनके पास हेमोग्लोबिन तो नहीं होता इसलिए ये कलरलेस होती है बेटा। डब्ल्यूबीसी जो होती है आपकी वो कितनी प्रेजेंट होती है आपके 1 ml ब्लड में, तो 5000 से 8000 आपकी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है ब्लड में। और जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 12 घंटे से कुछ दिनों तक। तो कोई फिक्स लाइफ स्पैन नहीं होता है बेटा, किसी की बॉडी में कितने टाइम तक डब्ल्यूबीसी सर्वाइव करते हैं, किसी की बॉडी में कितने टाइम तक करती है। तो मिनिमम 12 घंटे तो होता है, किसी की में 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते तक भी वो सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। अब जो ये डब्ल्यूबीसी होती है ये 5 टाइप्स की होती है बेटा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का नहीं है बट यू स्टिल शुड नो, कंपटीशन में पूछ लेते हैं। तो 5 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी होती है बेटा। इसमें आपका बेसोफिल्स, एसाइनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये 5 तरह की डब्ल्यूबीसीज अपनी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है बेटा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट वर्क है। अपना जो इम्यून सिस्टम है वो डब्ल्यूबीसी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इट टेक्स पार्ट इन फैगोसाइटोसिस ऑफ जर्म्स। फैगोसाइटोसिस मतलब आपके जो कीटाणु होते हैं बॉडी में उनको ये खा जाती है एक तरह से डब्ल्यूबीसी। तो आपको आपकी बॉडी को जर्म्स से, बैक्टीरिया से, इनसे बचाती है, ठीक है। बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय ये करती है। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज़, ठीक है। जो वायरसेस होते हैं, अभी जो कोरोना वायरस आया था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमने बनाई थी ना वैक्सीन की हेल्प से, तो एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करने में बॉडी में हेल्प आउट डब्ल्यूबीसी करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं लास्ट आपका जो पार्ट है ब्लड कॉर्पसल्स का, दैट इज़ योर ब्लड प्लेटलेट्स। अब ब्लड प्लेटलेट्स का बेटा जो दूसरा नाम होता है दैट इज़ योर थ्रोम्बोसाइट्स। तो बेटा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये कई बार, अर्थ्रोसाइट्स आरबीसी को, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को, और थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स को, इसलिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। इसके बाद बेटा ब्लड प्लेटलेट्स भी कलरलेस होती है आपकी। लाइफ स्पैन होता है इनका 1 हफ्ते से 10 दिन तक ये सर्वाइव कर सकते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। बेटा ब्लड प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो डेंगू होता है उस टाइम पे ब्लड प्लेटलेट्स ही होती है जो गिरने लग जाती है बॉडी में, जिसकी कमी होती है और जिसकी वजह से एक ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, और वो क्या रोल होता है, दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। बेटा बॉडी में मान लो कहीं पे कोई कट लग जाता है तो वहाँ से खून बहता है, आपका ब्लड बाहर निकलता है। तो बेटा अगर हम ब्लड को प्रेस करते हैं वहाँ से उस कट को, तो कुछ टाइम के बाद ब्लड वहाँ पे जम जाता है और खून बाहर नहीं निकलता। तो जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, मतलब खून का जो जमना होता है जब बॉडी से बाहर निकल रहा होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। अगर किसी की बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी है तो अगर कहीं पे उसके कट लग जाता है तो वहाँ से उसका खून बहता रहेगा, उसका खून जमेगा नहीं। तो बेटा बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है हेपरिन, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि बॉडी के अंदर ब्लड जम जाए, तो वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। पर अगर बॉडी से बाहर कोई कट लगा है और वहाँ से ब्लड निकल रहा है तो वहाँ पे हम चाहते हैं ब्लड रुक जाए, क्लॉट हो जाए, जम जाए, ताकि और ब्लड बाहर ना निकले। तो उसके लिए ज़रूरी होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ब्लड प्लेटलेट्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करती है, तो बेटा इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं फिब्रिनोजिन, पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक विटामिन होता है विटामिन के। तो बेटा प्रोटीन फिब्रिनोजिन एंड विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में।
बेटा इसलिए कहते हैं हमें हर चीज़ खानी चाहिए, ऑल द फूड मटेरियल्स, क्योंकि प्रोटीन अगर फिब्रिनोजिन नहीं होगा तब भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, अगर विटामिन के नहीं होगा तब भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद बेटा एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा है, क्लॉटिंग टाइम। अगर किसी को कोई कट लग जाता है तो ब्लड को क्लॉट होने में एवरेज टाइम कितना लगता है? तो कोई अगर बॉडी पे छोटा कट लगा है आपका तो 2 से 5 मिनट में आपका ब्लड रुक जाना चाहिए, क्लॉट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे। और अगर कोई डीपर कट लगा है, बड़ा कट लगा है, तो अगर आप उस एरिया को प्रेस करते हो तो 4 से 10 मिनट्स में आपका वो ब्लड रुक जाना चाहिए, अगर आपकी बॉडी में एनफ ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट है तो। अगर नहीं रुक रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी में एनफ ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेटा एक काम करते हैं, let us see how our plasma white blood cells and RBCs look like। तो बेटा यहाँ पे इस पिक्चर में एक सैंपल दिखाया हुआ है मैंने ब्लड का। ये एक टेस्ट ट्यूब में देखो ब्लड है, और एक टेस्ट ट्यूब में काफ़ी टाइम के बाद जब इसको रोका है हमने, ब्लड को ऐसे का ऐसे रखा है, तो कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो गई और ये सारे कंपोनेंट देखो अलग अलग दिख रहे हैं। तो सबसे टॉप पे आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, दैट इज़ योर प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद बेटा बिल्कुल नीचे बॉटम में आपको रेड कलर का दिख रहा है, दैट इज़ योर ब्लड सेल्स, आरबीसीज, ठीक है, जिनको रेड ब्लड कॉर्पसल्स हम कहते हैं। इसके बाद बेटा बिल्कुल सेंटर में आपको कुछ ऑरेंज कलर दिख रहा है। एक्चुअली में बेटा ये कलरलेस होता है, क्योंकि ऊपर येलो कलर है और नीचे रेड कलर है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि ऑरेंज कलर है, पर एक्चुअली में वो कलरलेस होते हैं। दैट आर योर WBCs एंड प्लेटलेट्स। इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट ट्यूब में दिखाया हुआ है कि ब्लड जो एक्चुअली होता है वो किन किन पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। अब एक बार आपको स्प्लीन की लोकेशन भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखो बेटा, स्प्लीन मैंने बोला था ना आपके स्टमक के पास होता है, लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, लेफ्ट साइड पे होता है बेटा। ये देखो ये स्टमक है, उसके पास में है, पर्पल कलर का होता है बेटा। स्प्लीन एक ग्लैंड होता है आपका, पर्पल कलर का होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं इसको, या इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ बेटा लेट अस क्विकली रिवाइज विद इन 1 to 2 minutes वट एवर वी हैव डिस्कस टूडे। वी स्टार्टेड विद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ट्रांसपोर्टेशन बेटा कौन कैरी आउट करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। कितने पार्ट से बना है? 4 पार्ट से, जिसमें आपकी होती है ब्लड वेसल, जिनको ट्यूब्स बोलते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, एंड हार्ट, ब्लड एंड लिम्फ, इनसे बना होता है। तो ब्लड मैंने सबसे पहले आज स्टार्ट किया। तो बेटा ब्लड आपका होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने बता दिए क्या होते हैं। ब्लड बना होता है आपका प्लाज्मा प्लस में ब्लड कॉर्पसल्स से। ब्लड कॉर्पसल्स में RBC, WBC ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं। अब प्लाज्मा सबसे पहले बेटा 55% बॉडी में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में, और ये आपका एल्कलाइन होता है, याद रखना आपको, बेसिक होता है, 7.4 pH होता है। इसके बाद आपका जो हेपरिन होता है, जो ब्लड को कोगुलेट करने से रोकता है, हेपरिन, वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। फिर ब्लड कॉर्पसल्स में सबसे पहले ब्लड कॉर्पसल्स बनते कहाँ है? बोन मैरो में। सबसे पहला RBC, जिनको रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, इनका दूसरा नाम होता है अर्थ्रोसाइट्स। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और ये ऑक्सीजन को कैरी आउट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन को अपने पास अट्रैक्ट करता है और ब्लड में मिक्स करने में हेल्प आउट करता है। अब आपके RBCs की शेप कैसी होती है बेटा? सर्कुलर एंड कॉनकेव शेप होती है, ठीक है। इसके बाद एवरेज ह्यूमन बीइंग में मेल में 15 मिलीग्राम होता है 100 ml में, और फीमेल में 12 से 13 मिलीग्राम तक इट कैन बी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ RBCs? दैट इज़ 120 डेज। स्प्लिन, कहाँ पे आपके RBCs डेथ होती है? वहाँ पे स्प्लिन में होती है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। और RBCs को, फ्रेश RBCs को स्टोर भी कर सकता है स्प्लिन, तो इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। उसके बाद बेटा WBC किया, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, कलरलेस होता है बेटा, और इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक 1 ml ब्लड में अगर चेक करें तो 5000 से 8000 WBCs होने ही चाहिए। इनका जो लाइफ स्पैन होता है बेटा वो फिक्स नहीं होता, 12 घंटे से लेके कुछ दिन तक हो सकता है। 5 टाइप्स की होती है WBC, बेसोफिल्स, आइसाइनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब इसका हेल्प, ये किस चीज़ में हेल्प आउट करता है? तो इट हेल्प्स इन किलिंग द जर्म्स एंड बैक्टीरियाज एंड द डेड सेल्स ऑफ द बॉडी।
इसके बाद बेटा इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WBCs हेल्प आउट करती है। फिर ब्लड प्लेटलेट्स लास्ट है आपका, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं बेटा, ये भी कलरलेस होते हैं। इनका लाइफ स्पैन बेटा 7 से 10 डेज़ होता है। एंड इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ है दैट इज़ योर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग में क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि इनके पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजिन, एंड एक विटामिन के, इन दोनों की हेल्प से ये ब्लड को क्लॉट करने में, मतलब जमाने में, फ्रीज़ करने में हेल्प आउट करता है। तो कहीं पे कहीं कट लग जाए तो वहाँ पे ब्लड आपका कुछ टाइम के बाद जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है, तो वो ब्लड प्लेटलेट्स उसमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और कुछ फिर उसके बाद मैंने आपको क्लॉटिंग टाइम बताया था, दैट इज़ एक्स्ट्रा, स्टिल आपको बस पता होना चाहिए आपकी डेली लाइफ के लिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। टुमारो आई विल स्टार्ट विद योर हार्ट, द सेकंड पार्ट, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। टिल देन बेटा, you make the notes and revise it.